हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th के हिंदी का सभी चैप्टर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और उसी के चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए यह 2009 में, 2011 में, 2019 में और 2022 में और भी यह कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आप लोग चाहे तो अपने मन से भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, क्या होता। तो देखिए अगर हमें वाक शक्ति यानी कि अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि, यह जो पूरा सृष्टि है, पूरा दुनिया है, वो हमको गूंगा प्रतीत होता। सब जैसे कि गूंगा की तरह रहते, कुछ बोल नहीं पाते। और देखिए यहाँ पर सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं। हम जो किसी को भी बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम लोग नहीं कर पाते। तो बात यह है कि यहाँ पर देखिए अगर हमें बोलने की क्षमता न हो हमारे अंदर, तो हम लोग जो है वह गूंगा की तरह रहेंगे, यानी कि कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। और जो हमारे अंदर जो कुछ धुआं और मवाद, यानी कि जो सुख दुख की बातें करते हैं हम लोग किसी दूसरे से, वो भी वाक शक्ति न होने के कारण हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग इसे बनाने के लिए आपको, अगर आप लोग चैप्टर नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए उसने कहा था, जिसके लेखक जो है चंदा शर्मा गुलेरी जी, उसी चैप्टर से है हमारा क्वेश्चन कि लप्टन साहब, यानी कि उसने कहा था, कहानी का एक पात्र था जिसका नाम था लप्टन साहब, कि जेब से क्या बरामद हुआ था। तो लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था, देखिए यह अभी 2019 और 22 में पूछा जा चुका है, एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तो देखिए लप्टन साहब जो थे, यहाँ जब लप्टन साहब को गायब कर दिया गया था और उसके जगह पर नकली लप्टन आ गया था, तब लहना सिंह जी उससे कुछ सवाल पूछते हैं और उसका गलत जवाब देने के कारण वो समझ जाते हैं कि हाँ ये असली लप्टन नहीं है। और उसे जो बंदूक की नाल होता है उसी से उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। और जो उसकी जेब होता है, तो लप्टन साहब की जो जेब होता है, जेब से उसको 3 गोले बरामद होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि लप्टन साहब की जेब से 3 बेल के आकार के गोले बरामद हुआ था, 3 बेल के आकार के गोले बरामद हुआ था। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण से। यहाँ पर देखिए संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं है। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। तो देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण चाहते थे, जयप्रकाश नारायण, जो कि जयप्रकाश नारायण के याद रखिएगा लोक नायक के भी नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि संघर्ष समितियां सिर्फ शासन से ही संघर्ष नहीं करे, कि जयप्रकाश नारायण क्या चाहते थे कि जो संघर्ष समितियां है वह केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करे, बल्कि समाज के, अगर जो भी समाज में अन्याय हो रहा है या फिर जो भी अन्याय हो रहा है, जैसे कि अगर कहीं पर भी सभा का संगठित हो रहा है, वहाँ पर अगर वहाँ पर पत्थरबाजी हो रहा है या फिर किसी भी सामाजिक दृष्टि से नैतिक कार्य नहीं हो पा रहा है और उसमें विरुद्ध कोई बाधा पड़ रहा है, तो उसका भी हम लोग समाधान करें। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं, चाहते हैं कि संघर्ष समितियाँ सिर्फ शासन से ही नहीं, संघर्ष से नहीं, बल्कि समाज के हर अन्याय से हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के माध्यम से ही ये संघर्ष समितियाँ संपूर्ण क्रांति कर सकती है, संपूर्ण क्रांति कर सकती है। और देखिए अगला नंबर चैप्टर, जो कि हमारा है अर्धनारीश्वर से, इसके लेखक है हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। और क्वेश्चन हमारा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ये भी 2021, 22 और 25 में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी है वो बताते हैं कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार कर लिया था, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तो नारी और पुरुष दोनों के कार्य क्षेत्र अलग हो गए। जो पुरुष जो है वह बाहर जाकर हल चलाने लगे, जो बाहर खेतों के काम होते हैं वो करने लगे, और महिलाएं जो, यानी कि जो स्त्री थी, नारी थी, वह घर के कामों में ही समेट गई, जो कि सिर्फ अपने घर का चूल्हा बर्तन होता था वही करती थी। और जो अगर पुरुष कर लेता था और पुरुष के करने के बाद जो काम अगर खेत में भी बच जाता, तो वही अछोरना पछोरना का काम नारी करती थी। तो देखिए इसको हम लोग अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से
से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। और देखिए, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया। इस पराधीनता के कारण नारी के सामने अस्तित्व का संकट आ गया। कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हुई। याद रखिएगा कि कृषि के विकास जैसे हुआ उसी वक्त नारी की पराधीनता जो है वह आरंभ हो गई थी। और अगला नंबर चैप्टर जो कि हमारा रोज है, जिसके लेखक है अज्ञा जी, उसी से क्वेश्चन है हमारा, मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो वही मालती जिसके पति का नाम महेश्वर था, उसके बेटे का नाम टीटी था। तो देखिए, जैसे ही अज्ञा जी जो लेखक है वो मालती के घर में घुसते हैं, घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, तो मालती ऐसे थी जैसे कि कुछ समय तक तो उसका अति नहीं करती है। फिर जब मालती खोलती है तो कुछ पूछती उछती नहीं कि उतने दूर से आए हो, और कुछ भी नहीं, सीधा कहती है ठीक है आ जाओ। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मालती का घर का वातावरण जो है अत्यंत नीरस, सूना, उदासीन भरा और यंत्रवत था। यंत्रवत मालती जो है हमेशा वह समय देखा करती थी कि 5 बज गए, 11 बज गए, 10 बज गए, और अपने कामों को टाइम के अनुसार करा करती थी। वह मशीन की तरह काम करती थी। वहाँ प्रेम, अपनापन आदि भावनाओं का घोर अभाव था। और उसका जो पति था महेश्वर, रोगियों का इलाज करते करते संवेदन शून्य हो चुका था। उसका जो पति था महेश्वर, वह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था, और इलाज करता था उसमें उसके इलाज के रूप में वह लोगों के पैर और हाथ को काटता था, क्योंकि गैंग्रीन का इलाज उस वक्त वही था। जिससे उसका पति जो था वह बहुत ही कड़क किस्म का आदमी हो चुका था, और उनका जो संवेदन शून्य हो चुका था। और मालती भी जो थी उसी के साथ रहते रहते वह भी उसी प्रकार हो गई थी। देखिए यहाँ पर, और उसका बच्चा जो है, बच्चा पूर्णतः चिड़चिड़ा बन गया था। मालती का जो बच्चा था वह या तो रोता था या फिर वह सोता था। बस यही उसका काम था कि या तो वह रोएगा या फिर सोएगा। और जैसे एक बार होता है कि टीटी गिर जाता है बिछौना पर से, तो वही मालती बोलती है कि इसका तो रोज का काम है, जैसे कि कोई बड़ा बात हुआ ही नहीं। देखिए, मालती भी पति की तरह हो गई थी। एक बार अच्छी तरह से इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, मालती के घर का वातावरण अत्यंत नीरस, सूना, उदासीन भरा और यंत्रवत था। वह मशीन की तरह काम करती थी। वहाँ प्रेम, अपनापन आदि भावनाओं का घोर अभाव था। पति महेश्वर रोगियों का इलाज करते करते संवेदन शून्य हो चुका था। बच्चा पूर्णतः चिड़चिड़ा बन गया था, और मालती भी पति की तरह हो गई थी। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह से। विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षाएं थी। ये भी 2010, 22 और 24 याद रखेगा, इतना में पूछा जा चुका है। तो देखिए, इसको हम लोग अच्छी तरह से बनाते हुए लिखेंगे कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं है। देश को आज़ाद करने में विद्यार्थी जो है वह अपना तन मन से सहयोग दे। विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश की अस्तित्व की रक्षा करें, वो इनका परम कर्तव्य है। वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें, और ज़रूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में कूद पड़े। वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहे। भगत सिंह जो है वह चाहते थे कि जो छात्र है वह पढ़ने के साथ साथ अपने देश के बातों को जानने में, राजनीति का ज्ञान भी लेने में वह सक्षम रहे, और ज़रूर ले, क्योंकि आगे जाकर देश का भविष्य जो है वह उन्हीं को बनना है, और आगे जाकर देश के बागडोर को भी बच्चों को यानी कि छात्रों को ही संभालना है। और देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ओ सदा नीरा पाठ से है। अंग्रेज निलह किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो अंग्रेज जो ठेकेदार थे उस वक्त, देखिए निलह किसानों पर उस वक्त जो था, थारुओं को भी, थारुओ जाति के होते हैं, जो कि थार वर्ड से लिया गया है, थारू वर्ड का, वो भी छोटा नागपुर पठार से बुलाया गया था। उनको बेसिकली उनको नील की खेती करने के लिए बुलाया गया था। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। जो हम लोग नील यानी कि रंग का इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हो रही है। उस समय नील की बहुत मांग थी, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। जो अंग्रेज थे वह किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को मतलब ऐसा कहा गया कि हर उसके पास जितना ज़मीन है, यानी कि 20 कट्ठा ज़मीन में उसके 3 कट्ठा खेती नील की खेती करनी है। 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। और देखिए, किसानों के घर में अगर शादी विवाह या फिर कुछ भी खुशी का माहौल हो तो उसमें
साहब यानी कि अंग्रेजों को नजराना यानी कि आवेदन भेजना पड़ता था कि वह आए, और वह झूठ मूठ का अपना खातिरदारी सिर्फ करवाता था। और वहीं पर एक था अंग्रेज जिसका नाम था एमन साहब, वह जब भी आता था तो उसके घोड़े के नाल को पकड़ना पड़ता था जब भी वह उतरे। और वहाँ पर अंग्रेज, कोई भी अंग्रेज अगर बीमार हो यानी कि साहब अंग्रेज को ही उस वक्त बोलते थे कि अंग्रेज बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए भी किसानों से पैसे वसूले जाते थे। ये सब जो अत्याचार थे वह अंग्रेज किसानों पर किया करते थे। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश लिखे हुए हैं। और मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते? तो मानक जिसकी माँ का नाम था बिस्नी, याद रखिएगा। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। मानक जो है वह अंग्रेजों के साथ भारत की ओर से लड़ने गया था बर्मा में, और दूसरी ओर के पक्ष जो थे वह जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन होते हैं क्योंकि वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, सभी जो देश होते हैं, सभी देश के जो सेना होते हैं वह एक दूसरे का दुश्मन होते हैं, क्योंकि वह जो है वह कोई अपने देश, सब अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। लेकिन बीच में बिस्नी आ जाती है, वो ऐसा करने से रोक देती है उसे। नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? तो यह प्रगीत और समाज से लिया गया है। नामवर सिंह जो है वह जीव जगत और प्रकृति के विविध जो रूप रंगों से युक्त कविताएं है उसको वह श्रेष्ठ मानते हैं। कवि की बहिर्मुखी आक्रामकताओं, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, आक्रामकताओं का भी कविता में दर्शन होता है, कविता में दर्शन होता है। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा जूठन से। देखिए जूठन में क्या है? विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं होती है, और जूठन शीर्षक आत्मकथा के आधार पर बताए। तो देखिए, जैसे ही विद्यालय में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वहाँ पर जाते हैं, जब वह बच्चे थे, तो वहाँ का एक हेड मास्टर होता है जिसका नाम होता है कलीराम। वह उससे पूछता है कि किस जाति से हो, यानी कि उससे जाति पूछता है कि चूहरे का हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, जाओ वहाँ जो शीशम का पेड़ है वहाँ से पत्तों को तोड़कर लाओ और उसी से झाड़ू बनाकर पूरे स्कूल की साफ सफाई करो। और फिर जो लेखक थे उस वक्त बच्चे थे, और जो लेखक थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, और उनसे पूरे स्कूल बरामदा जितने भी है सब को साफ करवाया जाता है। और पहले दिन तो लेखक साफ कर देते हैं, फिर जब दूसरे दिन आते हैं तो फिर वही बात कहा जाता है और लेखक से स्कूल साफ कराया जाता है। और जब वह तीसरे दिन स्कूल के कक्षा में जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ से जाकर जो हेड मास्टर था कलीराम, उसके गर्दन को पकड़कर फिर बाहर ले जाकर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि फिर जाओ वही तुम काम करो। और वहीं से उनके पिताजी गुजर रहे होते हैं, तो उनको जो लेखक के पिताजी थे वो उन्हें देख लेते हैं, और फिर वह सब पूरे बातों को समझकर वह जाते हैं और उस हेड मास्टर यानी कि कलीराम से पूछते हैं कि कौन है वो मास्टर जो मेरे बेटे से वो झाड़ू लगवाता है। तो वहीं पर जाकर उनसे बहुत झगड़ा उगड़ा होता है, और जो लेखक के पिताजी थे वो उनका जम का सामना करते हैं। तो चलिए एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। विद्यालय में लेखक को छोटी जाति होने के कारण प्रतिदिन अपमान सहना पड़ता है। विद्यालय का हेडमास्टर जिसका नाम कलीराम था, लेखक को झाड़ू पकड़ाकर पूरे स्कूल की सफाई करने को बोलता है। लेखक पूरे स्कूल को साफ कर देता है। जब लेखक 2 दिन बाद कक्षा में बैठ जाता है तब हेडमास्टर लेखक को कक्षा से बाहर निकाल देते हैं और फिर वही झाड़ू लगवाने वाला काम दे देते हैं। इस तरह लेखक को प्रताड़ित किया जाता है। लेखक के पिताजी वहीं से गुजर रहे थे कि पिताजी ने स्कूल में अपने बेटे अर्थात लेखक को झाड़ू लगाते देखा। पिता को देख लेखक को रोना आ गया। पिता ने सारा कारण समझा और फिर झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वह चिल्लाने लगे कि वह कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। फिर जब हेड मास्टर ने गाली देकर उन्हें धमकाया तो उन्होंने मास्टर का जमकर सामना किया। और अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए हमारा, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है मल्ल्या जी बोलते हैं कि डायरी का लिखा जाना वह है क्यों मुश्किल है। तो डायरी जो है, जो डायरी हम लोग प्रतिदिन लिखते हैं, प्रतिदिन का जो
हमारा दिनचर्या होता है उसे उसमें हम लोग वर्णित करते हैं। तो डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें सब सत्य बात लिखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग दिन में कोई बुरे काम भी करते हैं तो उसमें हम लोग उस बुरे काम को भी वहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। इसलिए वो बताते हैं कि डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें सभी बातों को पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। इसमें सभी घटनाओं को सही सही रूप में वर्णित करना होता है। साथ ही साथ डायरी में शब्दों और अर्थों में उदासीनता कम रहती है। तो देखिए इसीलिए जो है वह डायरी का लिखा जाना मुश्किल है क्योंकि उसमें पूरे बातों को सत्य के साथ रहकर लिखना पड़ता है। और हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है 12वें चैप्टर से, जिसका नाम था तिरिच, जिसके लेखक है उदय प्रकाश जी। तिरिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो तिरिच एक छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड होता है, उसे ही हम लोग तिरिच कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। तिरिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है जिसे विषखापर भी कहते हैं। इसका काटा हुआ आदमी बच नहीं पाता है। इसमें काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। और उसी में यह भी बताया गया है कि अगर तिरिच काट ले और अगर तिरिच को जलाया नहीं जाए, तिरिच पेशाब कर अगर उसमें अगर लौट जाता है तो उस व्यक्ति का जीना असंभव हो जाएगा और वह व्यक्ति मर जाता है। और देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा चैप्टर से है, जिसमें जय कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्यों? तो वो बोलते हैं जय कृष्णमूर्ति जी कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहिए और हमें हमेशा ही सत्य की खोज करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। जहाँ भय नहीं यहाँ पर भय होगा। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती क्योंकि भय का कारण मनुष्य किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाता है। हम में से अधिकांश व्यक्ति जो जो बड़े होते जाते हैं त्यो भयभीत होते जाते हैं। हमारे भीतर असफलता या हानि का डर बना रहता है। हमें नौकरी छूटने, परंपराओं तथा अपने परिचितों का भय हमेशा लगा रहता है, जिसके कारण हम पूरे जीवन की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। इसी कारण मेधा का विकास नहीं हो पाता है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकता। तो यह बताते हैं कि हमें जो है हमेशा किसी न किसी चीज़ का डर बना रहता है। कभी हमारी नौकरी छूटने का, परंपराओं का, या फिर अगर कोई हमारे रिश्तेदार या फिर अपने परिचित अगर कहीं चले जाए और वह समय पर घर पे नहीं आए तो उसका भय, किसी न किसी प्रकार का भय हमें हमेशा सताता ही रहता है। तो चलिए अब यह वीडियो हमारा समाप्त हुआ और फिर जो पदखंड है उसका भी क्वेश्चन लाया जाएगा अगले वीडियो में।